हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका बायोलॉजी मेंटर प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यावाणी के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी बच्चों से यह आग्रह है कि हमारे वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें, क्योंकि आपका ये जो लेक्चर जो आपको मिल रहा है यहाँ पे कंप्लीटली फुल्ली कंसेप्ट बेस्ड है। यहाँ पे आपका कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, और इसको करने के बाद कोई सा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं क्लास करते हैं वो कंटिन्यू क्लास करें और पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखें। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14। 14वां लेक्चर हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेंडल के लॉ के बारे में। मेंडल का जो कुछ लॉ है उसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मेंडल के जो लॉ है यहाँ पे, मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वहां पे उसके 3 नतीजे उसने दिखाया। यहाँ पे 3 नतीजे को डिस्कस किया, 3 लॉ को दिया इसके ऊपर यहाँ पे। ठीक है, पहली जो लॉ यहाँ पे वो कौन सा है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ जो है यहाँ पे, दूसरा नियम जो है मेंडल का यहाँ पर वो कौन सा है, बीज संयोजन या युग्मकों के शुद्धता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और थर्ड लॉ जो है यहाँ पे कौन सा है आपका यहाँ पे, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ है मेंडल का जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना समय गवाए हुए। मेंडल के 3 लॉ है यहाँ पे। ठीक है, पहली लॉ यहाँ पे कौन सी है, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ यहाँ पे कौन सा है, बीज संयोजन, बीज संयोजन या युग्मकों के शुद्धता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और लास्ट जो लॉ है यहाँ पे कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सारे लॉ को समझेंगे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे। ये सारे लॉ जो है यहाँ पे वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है, किसके बारे में बताता है। ठीक है, हालांकि ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आप तीनों लॉ में पढ़ेंगे यहाँ पे, जो भी स्टेटमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे तीनों लॉ के बारे में, जो भी कथन स्टेटमेंट जो होगा यहाँ पे वो ऑलरेडी हमारा डिस्कस किया हुआ होगा। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी को एक जगह इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है यहाँ पे, और पार्टिकुलर लॉ के अंदर उसको क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ, पहला लॉ यहाँ पे कौन सा है, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, पहला लॉ यहाँ पे कौन सा है, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, सबसे पहली बात कि मेंडल का ये लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे वो किस पे अप्लाई होता है, कहाँ वैलिड होता है। ठीक है, तो ये लॉ जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विषम युग्मजीय की अवस्था यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में अप्लाई होता है। यह लॉ कब वैलिड है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ विषम युग्मजीय की अवस्था में ही वैलिड है। ठीक है, और यह लॉ कहता क्या है यहाँ पे, यह लॉ यह कहता है कि विषम युग्मजीय की अवस्था में एक एलील जो होता है वो क्या करता है, दूसरे एलील के प्रभाव को पूरी तरह से क्या कर देता है, कंप्लीटली खत्म कर देता है। ठीक है, विषम युग्मजीय की अवस्था में पता है कि 2 डिफरेंट एलील होते हैं। ठीक है, और उसमें से क्या होता है, एक एलील जो होता है वो क्या करता है, दूसरे एलील के प्रभाव को कंप्लीटली खत्म करता है, उसको कंप्लीटली मास्क करता है यहाँ पे। ठीक है, समझो इस प्रकार से एग्जांपल से यहाँ पे आपको हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंडीशन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो, एक ऐसा कंडीशन है विषम युग्मजीय हेटेरोजाइगस है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इस हेटेरोजाइगस में ये जो कैपिटल टी जो है ये टॉल लंबा के लिए, स्मॉल टी किसके लिए, बौना या ड्वार्फ के लिए। ठीक है, अब कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लंबा वाला का भी है, बौना वाले का भी है, तो पौधा कहीं ना कहीं बीच का आना चाहिए था ना, न टॉल न ड्वार्फ, बीच का आना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ पे, इसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है यहाँ पे, कि कैपिटल टी जो एलील है वो क्या करता है, स्मॉल टी के प्रभाव को कंप्लीटली खत्म कर देता है। इसलिए क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी का प्रभाव पड़ता है और प्लांट कैसा हो जाता है, लंबा या टॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। मेंडल का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, इसका स्टेटमेंट क्या बनने वाला है, हम उसकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे मेंडल के लॉ का पहला स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है कि विषम युग्मजीय की अवस्था में, विषम युग्मजीय की अवस्था में एक एलील
जिसको हम प्रभावी कहते हैं ना, एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दूसरे एलील यानी कि अप्रभावी के प्रभाव को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। यानी कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशंस वन एलील जो कि डोमिनेंट होगा कंप्लीटली मास्क द effects of अदर एलील, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसेसिव कहते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात, इसने क्या बोला कि विषम युग्मजी की अवस्था में दो डिफरेंट एलील होते हैं, उसमें से एक एलील कैसा होता है हमारा यहाँ पे, उसमें से एक एलील हमारा अप्रभावी होता है और दूसरा कैसा होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, तो प्रभावी वाला क्या करता है, अप्रभावी वाले के प्रभाव को खत्म कर देता है। वही पॉइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किस लॉ में, मेंडल के पहले लॉ में। क्या ये बात हमें पहले से नहीं पता थी? क्या यहाँ पे ये बात हमें पहले से ही पता थी, लेकिन इसको किस लॉ में कहा गया, इसको किस लॉ में रखा गया यहाँ पे, इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी किसके लिए, लंबा या टॉल के लिए होता है। ठीक है, लंबा या टॉल के लिए होता है। और स्मॉल टी किसके लिए है, बौना या ड्वार्फ के लिए होता है। ठीक है, बौना या किसके लिए होता है, ड्वार्फ के लिए होता है। और हमें जब हमको पता है कि जो कैपिटल टी जो है, जो लंबा वाले है यहाँ पे, कैसा होता है, प्रभावी या डोमिनेंट होता है। ठीक है, और बौना वाला जो है यहाँ पे वो कैसा होता है, अप्रभावी या रिसेसिव होता है, अप्रभावी या रिसेसिव होता है। और यहाँ पे क्या बोला गया कि जो ये एलील है वो क्या करेगा, ये एलील जो है इस वाले के प्रभाव को खत्म कर देगा। मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स कैसा हमें दिखेगा, लंबा यानी कि टॉल दिखेगा। ठीक है, किस लॉ के अकॉर्डिंग, मेंडल के पहले लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक एग्जांपल इसका और देख सकते हो। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल हमारा और हो सकता है, कौन सा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इस कैपिटल आर स्मॉल आर में जो हमारा एक एलील जो है कैपिटल आर, किसके लिए होता है, वैगनी या वायलेट के लिए होता है। ठीक है, और दूसरा एलील जो होता है स्मॉल आर, ये किसके लिए होता है, सफेद या व्हाइट के लिए होता है। ठीक है, सफेद या व्हाइट के लिए होता है। और जो बैगनी वाला जो है यहाँ पर, जो कैपिटल आर होता है, प्रभावी या डोमिनेंट का, प्रभावी या डोमिनेंट होता है। और स्मॉल आर जो है यहाँ पे वो अप्रभावी या रिसेसिव का होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या करेगा, कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के इफेक्ट को क्या करेगा, खत्म करेगा। मतलब इसका कैरेक्टर्स कैसा होगा, वैगनी या वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लॉ हमें यही कहता है। ठीक है, और एनसीईआरटी ने इस लॉ के बारे में कुछ अलग ही पॉइंट लिखा, अलग पॉइंट नहीं है यहाँ पे, मतलब जो बताया हमने आपको डिस्कस किया, जो हमने कंसेप्ट दिया यहाँ पे, बस वही चीजें है, बस उसका लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है वहाँ पे। बाकी सब कुछ क्या है, कंसेप्ट आपका सिमिलर है।
ठीक है। तो उस लाइन को पढ़ना हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी क्या करता है यहाँ पे, किसी का लाइन उठाकर चिपका देता है यहाँ पे और बोलेगा बताओ एक मेंडल का किस लॉ को, एक मेंडल का कौन सा नियम है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है, वो एनसीईआरटी का लाइन उठाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, वहां पे लाइन उठाकर लिख दिया क्वेश्चन में और पूछ देगा यहाँ पे कि बताओ ये मेंडल का कौन सा नियम है, मेंडल का कौन सा लॉ है यहाँ पे। तो उस लाइन को पढ़ना समझना भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत ही क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही चीजें है, चीजें वही है, बस लिखने का तरीका क्या है वो अलग हो गया है यहाँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कहता है, यदि कारक जोड़ो कि दो सदस्य कैसा हो, असमान हो। कारक जोड़ा मतलब एलिल जोड़ा, और दोनों सदस्य कैसा हो, दोनों एलिल कैसा हो आपका यहाँ पे, असमान हो, ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये असमान है ना आप। तो क्या कहता है यहाँ पे, तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक मतलब ये जो कारक है इस वाले पे प्रभावी हो गया, मतलब इसके प्रभाव को पढ़ने नहीं दिया, बातें वही लिखा उसने वहां पे, बातें उसने वही लिखा, बस लिखने का अंदाज बदल गया। मतलब इसका क्या है कि एक जो है यहाँ पे, एक जो एलिल है वो प्रभावी होगा और दूसरा कैसा होगा, अप्रभावी होगा। तो हमने तो वही बात की ना कुछ देर पहले यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर्स ऑफ द पेयर डोमिनेट्स ऑन अदर, मतलब एक जो मेंबर है क्या दूसरे वाले पे डोमिनेट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में जो लिखा है यहाँ पे वो बस लैंग्वेज का डिफर है यहाँ पे, बाकी कंसेप्ट तो सिमिलर ही है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसका ध्यान रखो यहाँ पे, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। कारक पता है किसको कहते हैं, यहाँ पे मेंडल ने कारक शब्द जीन के लिए इस्तेमाल किया है, जीन का नेमिंग बाद में किया गया था, मेंडल ने क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बोला कि जो भी बॉडी में लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसका जो कंट्रोल होता है एक विविक्त इकाई डिस्क्रीट यूनिट द्वारा होता है। डिस्क्रीट यूनिट मतलब क्या होता है, अलग अलग लक्षणों का कारक जो है वो अलग अलग होता है, ये कहने का सिंपल सा अर्थ है। डिस्क्रीट मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, मतलब प्रत्येक कैरेक्टर्स के लिए प्रत्येक क्या होगा, अलग अलग हमारे पास फैक्टर्स या कारक होंगे, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बोला कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा क्या होता है यहाँ पे। विविक्त इकाई मतलब अलग अलग, जैसे हमने बात की कि जैसे किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का हाइट कम है, ठीक है। यहाँ पे तो जो हाइट का जीन है वो अलग है, किसी का बॉडी कलर जो है वहां पे व्हाइट है, ब्लैक है, जो भी है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कलर को कंट्रोल करने वाला जीन अलग होता है, हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन अलग होता है। तो सिंपल सी बात मेंडल ने यहाँ पे क्या कही कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं सबका जीन क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कहा, यानी कैरेक्टर्स, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन क्या है गलत लिखा हुआ है, थोड़ा हम इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाई डिस्क्रीट यूनिट, ये यूनिट जो है यहाँ के बदले यहाँ टाइप हो गया, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे एरर हो गई है यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स, जो डिस्क्रीट यूनिट्स जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है उसमें फैक्टर्स कहते हैं, बातें मेंडल ने कही थी यहाँ पे, ठीक है। और कारक किसमें होते हैं, तो कारक जो होते हैं यहाँ पे वो जोड़े में होते हैं, ये बात मुझे पहले से पता है और आपको भी पता है कि फैक्टर्स आर अकर्स इन पेयर्स, फैक्टर्स किसमें होते हैं, पेयर्स या जोड़े में होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और है, क्या है पॉइंट यहाँ पे, देखो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा, सभी को पता होगा यहाँ पे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर क्रॉस के प्रथम पीढ़ी में, एक संकर क्रॉस के प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक ही जनक का लक्षण दिखाई पड़ता है, जबकि दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, दोनों जनकों का लक्षण आ जाता है यहाँ, ठीक है। तो इस लॉ को आप इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के द्वारा भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ पे वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लाइन को पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं कि लाइन कह क्या रहा है हमें यहाँ पे, क्या कह रहा है यहाँ पे कि F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण का आना, F1 पीढ़ी में सिर्फ एक लक्षण का आना तथा F2 में दोनों जनकों के लक्षणों का आना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है।
मतलब यहाँ पे क्या है, पहले लॉ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन parental characters. The law of dominant is used to explain the expression of only one parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. सिंपल सी मतलब आप इस चीज को समझो। आपको हमने क्रॉस करना, जब किसी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया तो वहां पे क्या लिखे थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में सिर्फ क्या होता है, एक ही प्लांट का कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी को भी आप समझ सकते हो यहाँ पे कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमको आता है यहाँ पे इस जनरेशन में, F1 जनरेशन में, तुम देखो ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ पर भी क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं F2 जनरेशन में, कैपिटल टी आया था आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था और स्मॉल टी आया था। ठीक है। तो हमारा यही कहता है कि F1 जनरेशन में एक जनक का लक्षण का आना और दूसरे वाले में दोनों जनकों का लक्षण का आना है ना, यहाँ पे इसे भी प्रभाविता के नियम द्वारा समझा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कि यहाँ देखो सिर्फ लंबा आ रहा है, यहाँ पे ए लंबा, ये लंबा और ये बौना यहाँ पे। ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ भी आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, यहाँ भी आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है यहाँ पे। बस सिंपल से यही बात एनसीईआरटी आपका कहना चाहता है। ठीक है। और यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, इट ऑल्सो एक्सप्लेन, मतलब यह भी एक्सप्लेन करता है, मेंडल का जो पहला लॉ है यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करता है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन इन द F2। आपको बताए थे हम यहाँ पे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है, फिनोटाइपिक अनुपात जो आता है वो कितना आता है, 3:1 आता है। बताए थे आपको यहाँ पे 3:1 अनुपात जो रेशियो आता है यहाँ पे, यह भी रेशियो आने का वजह कौन सा है आपका यहाँ पे, रेशियो आने का वजह है आपका यहाँ पे आपका कौन सा लॉ, मेंडल का पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। कैसे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे, कैसे ऐसे होगा यहाँ पे, क्यों आपका 3:1 रेशियो जो आया वो लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से आया। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन में क्या क्या हमारे पास जीनोटाइप आया था उसको पहले देख लो। यहाँ पे कैपिटल टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था और स्मॉल टी आया था। ठीक है। यहाँ तो लॉ ऑफ, यहाँ तो प्रभाविता का नियम की बात नहीं होगी, जहां ये तो प्रभाविता का नियम जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, कहां अप्लाई होता है, जहां आपका विषम युग्मजीय होता है, हेटेरोजाइगस होता है। तुम देखो यहाँ पे ये समयुग्मजीय है, ये समयुग्मजीय है, तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारा इसमें आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लीकेबल नहीं है, प्रभाविता का नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ये प्लांट के पास ये भी लंबा वाला है, ये भी लंबा वाला है, तो प्लांट ये लंबा यानी कि टॉल ही होगा। ठीक है। ये कैसा होगा, टॉल ही होगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ भी देख लो स्मॉल टी यहाँ भी होमोजाइगस है, यहाँ भी लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये भी कैसा होगा आपका यहाँ पे, ये भी बौना का, ये भी बौना का, तो प्लांट कैसा होगा, बौना यानी कि ड्वार्फ होगा। ये बातें हमने एक्सप्लेन वहां पे की थी। ठीक है। अब सारा कहानी इसका है, अगर यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लगता, अगर यहाँ पे प्रभाविता का नियम यहाँ पे अगर नहीं लगता यहाँ पे, तो यहाँ पे लंबा का भी एलील है और बौना का भी एलील है, लंबा का भी है और बौना का भी है। तो अगर दोनों साथ में आएगा तो कहीं बीच में आकर मिलेगा ना, अगर दोनों गठबंधन कर लेगी यहाँ पे ना, पता ना गठबंधन की सरकार बनने वाली है हमारे भारत में, है ना। यहाँ पे हमारे भारत में किसकी सरकार बनने वाली है, गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बस सिंपल सी बात यहाँ पे, गठबंधन अगर हो जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ गठबंधन अगर कर लेता तो क्या होता, कहीं इसका लेवल बीच में आता, लेकिन ना पौधा लंबा होता ना छोटा होता, 20 का आता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि अगर बीजेपी का फुल बहुमत होता तो क्या करता, गठबंधन करता क्या यहाँ पे, नहीं करता। सिंपल सी बात यहाँ पे, अगर इसका पूरा कॉन्फिडेंस अगर होता तो इससे क्या करता, इससे मेल मिलाप करता क्या यहाँ पे, नहीं करता। ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो यहाँ पे दिख रहा है वहां पे क्या है, अगर कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाता है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, तो अगर डोमिनेंट कर जाएगा यहाँ पे तो इसका इफेक्ट तो पड़ने नहीं देगा, स्मॉल टी का इफेक्ट पड़ने नहीं देगा, यानी किसका इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल टी का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर डोमिनेंस नहीं आया तो पौधा कैसा आ जाएगा, बीच का आ जाएगा। अगर पौधा बीच का आ जाएगा तो रेशियो काउंट करो, यहाँ पे लंबा 1 आएगा और ऐसा वाला 2 है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 आपका आया था, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। मतलब एक लंबा 2 बीच का और एक बौना 1:1 रेशियो आ जाता है यहाँ पे। मतलब हमारा रेशियो 3:1 कभी भी आता क्या, नहीं आता। तो 3:1 आने के पीछे का वजह क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा और कैपिटल टी किसके ऊपर हावी हो जाएगा, स्मॉल टी के ऊपर हावी हो जाएगा। मतलब यहाँ पौधा कैसा हो जाएगा,
लंबा हो जाएगा। तो लंबा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 और 1 3, यानी कि 3:1 रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे कि मेंडल के इसी लॉ, ये जो लॉ है यहाँ पे, यह 3:1 रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में आता है उसको भी एक्सप्लेन करता है। अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले यहाँ पे कि 3:1 रेशियो जो यहाँ पे आया है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में, वो किस लॉ को एक्सप्लेन करता है, तो क्या बोलोगे, मेंडल के प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, तो पहला लॉ हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं मेंडल के सेकेंड लॉ पे। ठीक है, सॉरी, मेंडल के पहले लॉ के कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जो लॉ है उसका कोई अपवाद नहीं है यहाँ पे। मेंडल जो पहला लॉ बताया था यहाँ पे, उसके एक्सेप्शन तो अभी 2-3 है यहाँ पे, लेकिन हमें 2 ही सिलेबस में डिस्कस किया गया है और 2 ही के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेंडल के मेंडल के लॉ, पहला लॉ जो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके यहाँ पे कितने एक्सेप्शन है, 2। पहला यहाँ पे कौन सा है, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा यहाँ पे कौन सा है, सप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। इन दोनों की बात हम लोग बाद में करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और कोडोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, ये दोनों किसका एक्सेप्शन है, मेंडल के प्रभाविता का नियम का, मेंडल के फर्स्ट लॉ का, ये दोनों अपवाद है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में सवाल आते हैं। मेंडल के एक्सेप्शन से जो भी सवाल आते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं अब अगले लॉ के ऊपर। अगला लॉ यहाँ पे क्या है, बीज संयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बीज संयोजन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नेक्स्ट लॉ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको समझो। यहाँ पे बीज संयोजन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है यहाँ पे, इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट यानी कि युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आज हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा। आपको हमने पढ़ाया था जब युग्मक गैमेट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था कि युग्मक जो होता है, गैमेट्स जो होता है, वो हमेशा शुद्ध होता है, ऑलवेज प्योर होता है। व्हाई, क्यों प्योर होता है, क्यों शुद्ध होता है। ठीक है, तो आज इसकी बात हम लोग आज से खुलासा करने वाले हैं। किसके खुलासा करने वाले हैं यहाँ पे कि युग्मक हमेशा शुद्ध क्यों होता है, किस लॉ के द्वारा, यहाँ पे बीज संयोजन के नियम के द्वारा। ठीक है, यह बताता है कि युग्मक शुद्ध होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है, फिर आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी पे ही आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो विषम युग्मज की अवस्था है यहाँ पे। कैसी अवस्था है, विषम युग्मज की अवस्था है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इस विषम युग्मज की अवस्था में क्या होता है, 2 अलग अलग प्रकार के एलील होते हैं। ठीक है, और ये दोनों एलील जो होता है एक दूसरे के साथ रहता है। ठीक है, लक्षण को शो करता है, लक्षण यहाँ से कैरेक्टर्स प्रदर्शित होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब युग्मक बनता है, जब गैमेट्स, जब इस जीनोटाइप का जब गैमेट्स बनता है, तब क्या होता है, ये दोनों एलील कैपिटल टी अलग हो जाते हैं और स्मॉल टी भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब दोनों एलील जब अलग होते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ लक्षण को दे लेके अलग होते हैं। मतलब ये दोनों में, जैसे मेरे कैपिटल टी लंबा के लिए है और स्मॉल टी बोना के लिए है, ये दोनों एलील लंबे समय तक रहने के बाद भी आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। और जब युग्मक जब बनता है, जब गैमेट्स बनते हैं, तब क्या होते हैं, दोनों एलील अपना अपना पूरा लक्षण लेकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मान लो यहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार बनती है, ठीक है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती है जेडीयू के साथ गठबंधन करके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो अभी सरकार बन गई। जैसे मान लो यहाँ पे कि अगर आपका मान लो यहाँ पे कि 242 अगर बीजेपी का अगर मान लो यहाँ पे आता है सीटें, और मान लो यहाँ पे कि जेडीयू का मान लो यहाँ पे 15-20 सीटें आती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर बीजेपी का है और ये प्रॉपर किसका यहाँ पे है, जेडीयू का। यहाँ पे ये दोनों मिलकर सरकार बना लेगी, लेकिन जब इन दोनों को अलग होगा, अलग होना होगा यहाँ पे, तो ये अपना पूरा 242 सीट लेके अलग होगी यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा 15 सीटें लेके यहाँ पे अलग होगी। बस यहाँ सिंपल सी वही बात है कि दोनों अलग अलग यहाँ पे है, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों लंबे समय तक रहा और रहने के बाद भी क्या हुआ यहाँ पे, जब ये दोनों अलग हुआ यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच कैरेक्टर का कोई भी मिश्रण नहीं हुआ और क्या हुआ, अपना अपना कैरेक्टर्स लेके ही क्या हुआ, यहाँ से अलग हुआ। यही कहता हमारा कौन सा लॉ, देख लो ध्यान से यहाँ पे, बीज संयोजन। मतलब बीज संयोजन का मतलब क्या, अलग होने का नियम। जब अलग होगा तो अपना लक्षण लेकर ही अलग होगा। लाइन को पढ़ो यहाँ पे,
ऐसा लाइन कंजेस्टेड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विषम युग्मजी के पास दो भिन्न एलील होते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहने के बाद, लंबे समय तक रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ, ये साथ बड़ा गड़बड़ है, एक दूसरे के साथ, साथ बड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए सरकार नहीं टिकती, गठबंधन वाले की सरकार टूट जाती है, ये साथ ही गलत लिखा हुआ है। एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होता और दोनों एलील युग्मक बनने के दौरान अपना लक्षण लेकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अपना लक्षण लेकर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहां भी लाइन गड़बड़ लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे टाइप किया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि विषम युग्मज के पास दो अलग अलग एलील होते हैं और वे दोनों एलील एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भी आपस में मिलता नहीं है, और जब इसको अलग होना होता है अपना लक्षण लेके क्या होता है, अलग होता है। मतलब कब, जब गैमेट्स बनता है तो क्या होता है, अपना लक्षण लेके अलग होता है। यानी कि हेटेरोजाइगस हैव टू डिफरेंट एलील्स, दे रिमेन्स टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम बट दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड बोथ एलील गेट सेपरेट विथ देयर ओन कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट्स बनेंगे तब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैपिटल टी है स्मॉल टी है, अलग होगा तो अपना लक्षण लेके अलग होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे अलग हो रहा है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा इसका खुद का लक्षण है ना, यहाँ पे इसमें कोई मिलावट नहीं है। मतलब ये गैमेट जो बन रहा है कैसा होगा, शुद्ध होगा, मतलब अपना लक्षण लेके अलग होता है। इसलिए गैमेट से युग्म क्या होता है, हमेशा शुद्ध होता है। यानी कि हेंस गैमेट इज ऑलवेज प्योर, और गैमेट चूंकि ऑलवेज प्योर होता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मकों के शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। किस नियम को, मेंडल के बीज संयोजन के नियम को कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक ये लॉ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक खास बात, मेंडल के इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मेंडल के इस लॉ को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि मेंडल के इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, यहाँ पे इस लॉ का कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है। मेंडल के इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, इसीलिए इस नियम को सर्वव्यापी, इसलिए इस नियम को सर्वव्यापी कहा जाता है। नो एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ hence it is a universe, hence it is called यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो सवाल तुमसे पूछ लेगा यहाँ पे कि मेंडल के किस लॉ को यूनिवर्सल लॉ या सर्वव्यापी नियम कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, युग्मक के शुद्धता का नियम या इसी को बोलते हैं बीज संयोजन का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास में यही तक रखेंगे। हमने आज दो लॉ को पढ़ा। पहला लॉ कौन सा था यहाँ पे, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके दो एक्सेप्शन थे, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा कौन सा था, सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। ठीक है,
और हम सेकेंड लॉ किसको पढ़ा हमने यहाँ पे, बीज संयोजन का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और चूंकि यह लॉ एक्सप्लेन करता है कि गैमेट्स हमेशा शुद्ध होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, युग्मकों के शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसलिए कौन सा लॉ इसको कहते हैं, सर्वव्यापी लॉ या यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आप सभी लोग इस क्लास को कम्प्लीटली देखें यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आता है, तो इस क्लास को दूसरे बच्चों को लिए भी शेयर कीजिए। यहाँ पे दूसरे बच्चों को भी क्या किया, पार्टिसिपेट कीजिए इसमें लाकर। ठीक है, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।